दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक कहावत है, मोदी अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को कभी नहीं भूलते हैं। खासकर दुश्मनों को तो वो कभी नहीं भूलते हैं। गुजरात से शुरू हुआ यह सिलसिला आज काफ़ी आगे जा पहुंचा है। नितिन गडकरी एक उदाहरण है। नितिन गडकरी एक समय भाजपा के अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन मोदी साहब ने उनको इतनी दूर कर दिया प्रधानमंत्री पद से कि आज कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी को लोकसभा चुनाव में 2024 में बीजेपी टिकट देगी या नहीं देगी, इस पर भी संशय बन गया है। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक समय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार भावी पीएम हैं, लेकिन चूंकि मोदी से प्रतिद्वंद्विता थी, इसलिए धीरे धीरे ऐसे साइडलाइन हुए कि आप उसका हश्र बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद एक शख्स हैं ये राहुल गांधी हैं। भाई, इनके खून में ही डर नहीं है, तो डरने का तो कोई सवाल नहीं है। इस समय मोदी के खासम खास दुश्मन ये भी बने हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति और है जो मोदी के गले की फांस बन चुका है, और वो व्यक्ति कोई राजनेता नहीं है, वो व्यक्ति कोई अधिकारी नहीं है, वो व्यक्ति कोई डिप्लोमैट नहीं है, वो व्यक्ति कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ साहब इस समय मोदी सरकार के लिए गले की फांस बन चुके हैं। कई सारे फैसलों में उन्होंने साफ साफ दिखा दिया है कि इसके पूर्व के जो सीजेआई थे, उनके जो फैसले थे, उनकी जो कार्यपद्धति थी, उनसे इनकी कार्यपद्धति काफी अलग है। यानी डेमोक्रेटिक सेटअप में जो जुडिशरी का रोल होता है, जो न्यायपालिका का रोल होता है, वो डीवाई चंद्रचूड़ बहुत बखूबी निभाते हैं। बहुत से जानकारों का ये तक मानना है कि चाहे ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लोग ये तक कहते हैं कि सत्ता के किसी व्यक्ति की गाड़ी कभी इनके बंगले में प्रवेश नहीं करती। सत्ता के किसी व्यक्ति के साथ आपको ये नाश्ता करते, घूमते टहलते नहीं मिलेंगे। मतलब साफ है, इनकी हड्डी बहुत मजबूत है, इनकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है, बहुत ईमानदार हैं। और यही ईमानदारी दोस्तों मोदी सरकार के लिए, मोदी के लिए गले की फांस बन चुकी है। अपनी ईमानदारी का नमूना उन्होंने कई सारे फैसलों में भी दिया है, और यही फैसले मोदी साहब के लिए बहुत समस्या पैदा कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में न केवल हम इन फैसलों को देखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि यदि डीवाई चंद्रचूड़ इसी तरह के फैसले देते रहे तो मोदी साहब को क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहला फैसला, इलेक्शन कमीशन का फैसला। इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके अतिरिक्त जो कमिश्नर और होते हैं, उनकी नियुक्तियां अभी तक राजनीतिक होती थी। भाई, मोदी सरकार में कोई आईएएस ऑफिसर है, गुजरात कैडर का है, उनका खास है, उन्होंने उसको इलेक्शन कमीशन में भेज दिया, ऐसा लोग दावा करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और ऐसे में होता क्या था, यदि कोई भी व्यक्ति आपको प्रमोट करेगा तो आप निश्चित रूप से उसके प्रति निष्ठावान होंगे। लेकिन सीजेआई साहब ने एक फैसला दिया, और इस फैसले में कहा कि नहीं मोदी जी, अब आप इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति अकेले नहीं करेंगे। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? अब एक कमेटी करेगी, और उस कमेटी में शामिल कौन कौन होगा? उसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, और स्वयं सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी केवल मोदी साहब के चाहने से अब कोई इलेक्शन कमिश्नर नहीं तय हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। 2024 में लोकसभा चुनाव है। मोदी सरकार पर कई बार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि मोदी सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ, इलेक्शन कमीशन की कार्यपद्धति के साथ भी कई बार आरोप लगे हैं, और मशीन पर भी आरोप लगे हैं, ईवीएम पे भी आरोप लगे हैं। इस तरह से सीजेआई साहब ने एक इंडिकेशन दिया है इलेक्शन कमीशन को भी कि भाई, तुम पर भी हमारी नज़र है। तो ये फैसला बहुत बड़ी नज़ीर है। दूसरा फैसला, अडानी साहब का फैसला। अडानी हिंडनबर्ग जांच के बाद पूरे देश में ये मांग उठने लगी कि इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मोदी साहब बताइए कि इस पे आप क्या कर रहे हैं।
सरकार ने कहा कि वो खुद एक विशेषज्ञ समिति बनाएगी और ये विशेषज्ञ समिति ये जांच करेगी कि अडानी मामले में अडानी ने क्या किया है, क्या उन्होंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है। लेकिन चंचूड़ साहब बोले नहीं, मोदी साहब ये कमेटी आप नहीं बनाएंगे, बल्कि ये कमेटी मैं बनाऊंगा, इसके सदस्यों का चयन भी मैं करूंगा और मैं उनको गाइड भी करूंगा कि ये जांच कैसे करे। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। अब मोदी जी को चिंता तो होनी लाजमी है, भाई उनके मित्र हैं अडानी साहब, ये कमेटी क्या फैसला देगी, कमेटी के निष्कर्ष में क्या सामने आएगा, ये भी बड़ा चिंता का मसला है मोदी जी के लिए। तीसरा मामला है कॉलेजियम का मामला। आपने गाहे बगाहे देखा होगा कि भारत के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब, जिनको मंत्री के बजाय मैं ट्रोल मंत्री कहना ज़्यादा पसंद करूंगा, वही मंत्री साहब जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू तक कह दिया था, किरण रिजिजू साहब कई बार सार्वजनिक मंचों पर कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना कर चुके हैं। यानी सरकार चाहती है कि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स हों उसमें सरकार का रोल हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल जुडिशियल एक कमीशन बना था 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल घोषित कर दिया था, नल यानी अवैध घोषित कर दिया था। अब सरकार चाहती है कि जुडिशियल सर्विसेज में जो अपेक्स कोर्ट हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, उसमें सरकार का रोल हो। लेकिन चंचूड़ साहब कई बार इस बात को कह चुके हैं कि कॉलेजियम में ये मामला इतना संवेदनशीलता का मामला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मामला है, इसमें यदि सरकार का इंटरफेरेंस होगा तो ये डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो ये भी एक मामला है। एक केस और है, आपको याद होगा 2014 में जब मोदी साहब चुनाव लड़ रहे थे और अच्छे दिन का वादा कर रहे थे, उस दौरान इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था। ये अनाउंसमेंट क्या था? 1 रैंक 1 पेंशन का अनाउंसमेंट था। और 14 गया, 15 गया और 19 तक आया और ये योजना लागू नहीं हुई। फिर लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए इसको 2019 में लागू करने की घोषणा की गई और 2023 आ गया। यानी जो एरियर सैनिकों को मिलने थे तकरीबन 28,000 करोड़, गवर्नमेंट ने उसको रोक के रखा है अभी तक। और सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि भाई क्या कर रहे हैं आप, वेणुगोपाल जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं उनसे पूछा कि आपकी सरकार क्या कर रही है। सीजीआई नहीं पूछा, चंचूड़ साहब नहीं पूछा कि आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो जो अटॉर्नी जनरल हैं भारत के, उन्होंने एक सीलबंद लिफाफा उनको पकड़ाने की कोशिश की और सीजीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये कोई पाकिस्तान, चीन या भारत के किसी दुश्मन से जुड़ा मामला नहीं है, ये कोई रक्षा का मामला नहीं है, ये कोई सॉवरेनिटी का मामला नहीं है कि इतना संवेदनशील है कि सामान्य जनता या वादी प्रतिवादी इसको नहीं पढ़ सकते हैं। न्याय का सामान्य सिद्धांत ये कहता है कि वादी और प्रतिवादी, यानी जो केस दायर करता है और जिसके खिलाफ दायर करता है, उन दोनों को हक है कि तथ्यों को जाने समझें कि उसमें क्या है। और सीजीआई ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कहा, आई एम हाईली कंडेमनिंग दिस अप्रोच, कि आप किसी तथ्य को छिपाएं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस सील्ड पैकेट। और अल्टीमेटली बाद में वेणुगोपाल साहब, जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि भारत के पास या भारत सरकार के पास समय बजट की कमी है। यह भी एक फैसला बहुत बड़ी नजीर है। एक और फैसला, उद्धव ठाकरे के चुनाव चिन्ह का शिंदे साहब को मिल जाना और उद्धव ठाकरे की पार्टी का टूट जाना, और पार्टी का टूटने के बाद बीजेपी का उसको समर्थन देना और शिंदे का मुख्यमंत्री और फडणवीस का उप मुख्यमंत्री बनना। इस मामले को उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद सीजीआई ने टिप्पणी की, ये कहा कि इतना नाटकीय तरीके से जो ये गवर्नर साहब थे कोश्यारी, इन्होंने शिंदे को बुलाया, ये अपने आप में कई बार संवैधानिक संस्थाओं की शुचिता पर सवाल उठाता है। अब सीजीआई यदि गवर्नर पर सवाल उठा रहे हैं तो ये सीधा सवाल सरकार पर है, ये सीधा सवाल मोदी जी पर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला रहा। एक और मामला, बिल्किस बानो का एक मामला था। आपको याद होगा 2002 गुजरात दंगों में कुछ लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार किया था, उसके परिवार के कई सदस्यों को मार भी दिया था। अभी पिछले साल गुजरात सरकार ने किसी खास नियम के तहत उन अपराधियों को छोड़ दिया है और बिल्किस बानो ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि भाई आपको सुनना चाहिए, ये मेरे साथ अन्याय है। लोगों को लग रहा था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट
इसको डिसमिस कर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन फाइनली चीफ जस्टिस ने इस मामले को स्वीकार कर लिया है। लोग बता रहे हैं कि सीजेआई जब से डीवाई चंद्रचूड़ बने हैं एक प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है, अंधेरे में एक प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है। एक बड़ा चैलेंज ये भी है मोदी जी के लिए कि अक्सर आपने देखा होगा जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने के लिए बनते हैं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर बनते हैं, जल्दी से रिटायर हो जाते हैं। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब के पास अभी भी तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का समय है, यानी नवंबर 2024 तक का समय है। और यही समय ऐसा समय है जब लोकसभा के चुनाव होने हैं और मोदी जी को बहुत चिंता है इस बात की। आपको याद होगा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव था तो राफेल का मुद्दा खूब चर्चा में था और आपको एक जज याद होंगे, हाँ समझ गए आप, रंजन गोगोई साहब, जो अभी राज्यसभा से बीजेपी के सांसद हैं। रंजन गोगोई साहब ने राफेल में सरकार को क्लीन चिट दे दी थी और सरकार ने उनको गिफ्ट ये किया कि जैसे ही वो रिटायर हुए वैसे ही उनको राज्यसभा भेज दिया। लेकिन ये वाले जो जज साहब हैं ये ऐसे नहीं हैं, इनको राज्यसभा का टिकट नहीं चाहिए, इनको ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष नहीं बनना है। इसीलिए जब ये कोई काम करते हैं, कोई फैसला करते हैं तो मोदी सरकार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खासकर दोनों साहबों की जोड़ी, बड़े साहब छोटे साहब, मोदी अमित शाह, डीवाई चंद्रचूड़ से बहुत खौफ खाते हैं। लेकिन भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की लोकतांत्रिक संरचना के लिए डीवाई चंद्रचूड़ जैसे जज बहुत जरूरी भी हैं। और न्यायपालिका का जो अधिकार क्षेत्र है, डेमोक्रेसी को बचाने की उसकी कुव्वत है, इस कुव्वत को भी एक प्लस पॉइंट प्रदान करते हैं। तो डीवाई चंद्रचूड़ जैसे जजों को हमारी तरफ से सलाम होना चाहिए। जब व्यवस्था चरमरा रही है, लोकतंत्र के अपने खतरे हैं, बोलने पर जेल भेज दिया जाता है, सरकार के खिलाफ नारे लिखने पर जेल भेज दिया जाता है। कोई व्यक्ति अडानी की बात करे, मोदी के संबंधों की बात करे तो उसको संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को आनन फानन में जेल भेज दिया जाता है। ईडी सीबीआई का इस कदर डर है कि कोई विपक्षी नेता कुछ भी बोलने से 10 बार सोचे। कोई भी पत्रकार किसी भी सच को बोलने से 20 बार सोचे। ऐसे अंधेरे में डीवाई चंद्रचूड़ जैसे लोग एक प्रकाश का काम करते हैं और ऐसे लोगों को, ऐसे महान विभूतियों का प्रोत्साहन हमको करना ही चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार।